हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शोएब सर क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में जो पढ़ेंगे वो हम बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट की। तो व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट? अभी इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट पढ़ा था, और आज हम जो पढ़ेंगे वो नेशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, नेशनल डेवलपमेंट क्या है? अब आप कहेंगे कि हर एक इंडिविजुअल मिलकर के एक नेशन को तैयार करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि किसी एक से मिलकर के तो कोई राष्ट्र नहीं बनता है। अब नेशन को बनाने के लिए हर एक इंडिविजुअल की, हमें, मैं, मुझसे, आपसे, हम सबसे मिलकर के नेशन बनता है। तो नेशनल डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स, बट नेशनल इज मोर कॉम्प्लेक्स देन इंडिविजुअल। वाई? क्योंकि हर एक इंडिविजुअल मिलकर के नेशन को तैयार कर रहा है। अब मेरे, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, मेरे एस्पेक्ट डेवलपमेंट को लेकर के कुछ और है, आपका कुछ और है, मेरे फ्रेंड्स का कुछ और है। तो नेशन में तो किसी एक इंसान से मिलकर के तो नेशन नहीं बनता है, चार से 400, 400 से 4000 लोगों को से मिलकर के नेशन तैयार हो रहा है। तो जितने डिफरेंट पीपल होंगे, डिफरेंट गोल्स होंगे, डिफरेंट नोशंस होंगे। अब बात करेंगे नोशन क्या है मैम। नोशन तो हमने पिछले वीडियो में भी वर्ड सुना था। तो नोशन का मतलब है थॉट्स, आइडियाज, विचार। ठीक है, तो डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गोल्स, हर किसी का गोल अलग है, हर किसी के आइडियाज अलग हैं, नोशंस अलग हैं। तो कैसे समझें कि ये नेशनल डेवलपमेंट क्या है? ये तो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हमने तो इंडिविजुअल में भी यही पढ़ा है, नेशनल में भी हम वही बात को दोबारा से दोहरा रहे हैं। तो इसको समझने के लिए कोई ना कोई कॉमन बेंचमार्क तो हमें सेट करना पड़ेगा, जिससे हमें ये समझ में आए कि ठीक है, ये नेशन जो है वो डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। कैसे पता करेंगे? तो अगर मैं बात करूं, आप एग्जाम्पल ले लीजिए डैम्स का ही, जो हमने पिछली बार लिया था, उसी एग्जाम्पल को रिपीट कर लेते हैं कि डैम्स क्यों हमने बनाए? कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, लोगों को वाटर प्रोड्यूस हो। हालांकि हमें पता है कि उससे क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ दी जो पीपल हैं वो लैंडलेस हो रहे हैं। ठीक है, हमें ये भी पता है कि उनको अपनी जगह डिस्प्लेस करनी पड़ रही है। बट अगर अब सरकार इसमें डिसीजन लेगी तो कैसे लेगी? वो देखेगी ना कि कहाँ, किस चीज से हमें प्रॉफिट है या लॉस है, लोगों को कितना नुकसान हो रहा है, कितने लोगों तक वो चीज पहुंच रही है। अगर 50 लोगों का घर डिस्प्लेस हो रहा है, वो बहुत ठीक है, दुख की बात है कि लोगों का 50 लोगों का जो घर है वो डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, वो लैंडलेस हुए हैं। लेकिन अगर हम उसी दूसरी तरफ देखते हैं तो 5000 लोगों को पानी और इलेक्ट्रिसिटी भी तो हम लोगों ने प्रोवाइड कराई ना। तो फिर गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि उसको पता है कि अगर 50 लोगों को दिक्कत हुई है तो 5000 लोगों को वो चीज हमने प्रोवाइड भी कराई है। अब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अगर हमें सेटअप करने हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत, और वाटर, दोनों की ही नीड, रिक्वायरमेंट है। अब दोनों की अगर रिक्वायरमेंट है तो लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें ये डिसीजन भी सरकार को लेना पड़ा। तो एक उन्होंने क्या किया, एक कॉमन बेंचमार्क सेट करके सोचा और डिसीजन लिया कि ठीक है, वो दुख की बात है कि 50 लोगों का घर डिस्प्लेस हुआ, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमने 5000 लोगों को वाटर और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कराई। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स एंड नोशंस। अगर आप एग्जाम्पल ले लीजिए, अपने घर का ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि हमारी मदर है, वो हमसे बोलेंगी, उनके लिए डेवलपमेंट क्या है भाई, सब्जियों के दाम कम हो जाए। ठीक है, मेरे लिए डेवलपमेंट हो सकता है मैं बोलूं कि भाई पेट्रोल के दाम कम हो जाएं, क्योंकि मैं एक्टिवा से चलती हूँ, है ना, तो वो मेरे लिए डेवलपमेंट है। फादर बोले कि भाई पब्लिक फैसिलिटीज में कुछ इंप्रूवमेंट आना चाहिए। तो अगर हम घर में 3 लोग हैं तो तीनों के डिफरेंट गोल्स हैं, डिफरेंट आइडियाज हैं। तो कहीं ना कहीं तो हमें सोचना पड़ेगा इस चीज को लेकर के कि नेशनल डेवलपमेंट, नेशन डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, और इसको समझने के लिए हमें कोई ना कोई कॉमन क्राइटेरिया भी ढूंढना ही होगा। तो आज हमने इस वीडियो में नेशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा हाउ वी कंपेयर कंट्रीज और स्टेट्स, के हम कंट्रीज और स्टेट्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो कंट्रीज और स्टेट्स को भी कंपेयर करने का मैं वही फिर से रिपीट करूंगी कि कोई ना कोई हमें कॉमन बेंचमार्क सेट करना पड़ेगा, वरना आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया डेवलप्ड है और स्विट्जरलैंड डेवलप्ड नहीं है ना। तो उसके लिए सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए आता है, वो कॉमन क्राइटेरिया हम कह सकते हैं, वो है इनकम। इनकम से ये तो
ट्रू है कि हम पता कर सकते हैं कि कौन सा देश डेवलप्ड है, कौन सी स्टेट डेवलप्ड है या कौन सी नहीं है। जहां इनकम ज्यादा है वो रिच कंट्री हो गया, जहां इनकम कम है या बिल्कुल नहीं है वो पुअर कंट्री हो गया। तो इनकम के साथ साथ अदर क्राइटेरियाज भी हैं। अगर हम बात करें कि स्विट्जरलैंड में लगा लीजिए 2 लोग हैं और वो 80 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। वहीं हमारे इंडिया में हम 10 लोग हैं और हम हर 10 लोग जो हैं हमने कितने 100 रुपीज कमाए। तो साफ साफ पता तो चल रहा है, ये तो हमें मालूम पड़ रहा है कि ठीक है इंडिया ने ज्यादा अर्निंग की है। बट क्या आपने ये सोचा है कि यहाँ पे लोगों की क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी भी तो ज्यादा है। आप ये देखिए वहां 2 लोग 80 रुपीज कमा रहे हैं, यहाँ पे 10 लोग मिलकर के 100 रुपए कमा रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो डेवलप्ड हम इसको कह सकते हैं कि डेवलप्ड है, लेकिन डेवलप्ड तो वो ही हुआ ना। क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे 2 लोगों ने 80 रुपीज कमाए हैं और यहाँ हमने 10 लोगों ने मिलकर के 100 रुपए कमाए हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन भी तो ज्यादा है, वहां नंबर ऑफ पर्सन सिर्फ 2 है। तो दोनों में आपको बात समझ में आई कि हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंस निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे कि एवरेज हमें कोई रास्ता देखना पड़ेगा कि जैसे हम मार्क्स के लिए बोलते हैं क्लास में कि ठीक है मैम 50-50 एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। तो एवरेज में हो कि 50 से अबव हो जाएगा एवरेज है, तो वो 51 भी तो हो सकता है या हो सकता है कि वो 79 भी हो। वो कैसे आपको पता करना है? जब आप टोटल इनकम से नंबर ऑफ पर्सन्स या नंबर ऑफ जो भी आपकी पॉपुलेशन है उसको डिवाइड करेंगे, तब आपका वो एवरेज निकल करके आएगा। और उस एवरेज से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कंट्री आपका डेवलप्ड है या डेवलप्ड नहीं है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पब्लिक फैसिलिटीज। अब हम पढ़ेंगे पब्लिक फैसिलिटीज में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब क्या क्या चीजों की हमें जरूरत है। पहले हम इस स्टेटमेंट को देखेंगे, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। बिल्कुल ठीक बात है कि एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, वेल लिविंग के लिए खाली पैसे का पॉकेट पे होना जरूरी नहीं है, क्योंकि सब कुछ हम पैसे से नहीं खरीदते हैं। हालांकि ये बात सच है कि पैसे से ही सब कुछ खरीदा जाता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ अदर क्राइटेरियाज है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। तो क्या हम क्लीन एयर पैसे से खरीद सकते हैं? ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज होना चाहिए, है ना। तो क्या वो हम खरीद सकते हैं? तो सीधी बात है, सारी चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती हैं। तो इसलिए अगर हम एग्जाम्पल देखें कि अभी आप कोरोना का एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या वो ये सोच करके हुआ था लोगों को कि जो पैसे वाले लोग हैं उनको कोरोना नहीं होगा, उनको टच नहीं करेगा, जो पैसे वाले लोग नहीं हैं उनको कोरोना होगा? नहीं ना। तो हर चीज पैसे से तो नहीं खरीदी जा सकती ना, वो तो जिसको होना था हुआ। ऐसा तो नहीं है कि जो पैसे वाले लोग हैं उनको कोरोना ने बिल्कुल टच भी नहीं किया, ठीक है। और अगर हम देखें एग्जाम्पल आप दिल्ली का ले लीजिए कि दिल्ली में हम कहते हैं कि भाई पैसा है, सीधी बात है पैसा है, ठीक है, वहां पे सारे पैसे वाले लोग हैं या पैसा है जो भी है, लेकिन वहां पे उतनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पॉल्यूशन भी तो है ना। तो वो पॉल्यूशन क्या वो पैसों से कम कर पा रहे, उसको रिड्यूस कर पा रहे? नहीं कर पा रहे। तो इस कॉन्सेप्ट से हमें ये समझना है, इस स्टेटमेंट से ये समझना है कि पैसे से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता है। तो हमारे पब्लिक फैसिलिटीज भी बेटर होना चाहिए। और गवर्नमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी वो क्या है, पब्लिक फैसिलिटीज को अच्छा करने की कोशिश में हैं और रहते भी हैं, जिससे कि क्या है, लोगों को भाई राशन की शॉप है, एक हो गई डेली नीड्स वाली शॉप, वहां से ठीक है इजीली हमने जाके सामान ले लिया, लेकिन जो राशन है जो गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ता है, ठीक है, अब वो लोगों तक पहुंचा, वो गरीब लोगों तक पहुंचा, और फिर क्या हुआ, वो एक तरीके से उन लोगों के लिए डेवलपमेंट हुआ। क्यों हुआ वो उनके लिए डेवलपमेंट? क्योंकि भाई उनको जो उनकी नीड्स है वो पूरी हो रही है, तो वो उनके लिए डेवलपमेंट है, ठीक है, लोगों तक खाना पहुंच रहा है तो वो डेवलपमेंट है। तो हमें यही समझना है कि हर चीज हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, उसके साथ साथ अदर क्राइटेरियाज का होना भी बहुत जरूरी है। हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होना एक अच्छे जीवन जीने के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसे से हम एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते हैं।
वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो उनका ख्याल रखना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको कितना कंजप्शन हमें करना है रिसोर्सेज का अपने अकॉर्डिंग, वो भी हमें देखना है, ठीक है। और एनवायरमेंट फ्री पॉल्यूशन होना, तभी तो एक हम कह सकते हैं कि एक वेल लिविंग के लिए ठीक है भाई, अगर एनवायरमेंट पॉल्यूशन फ्री है तो ठीक है, हमारा अच्छा लिविंग है। वरना क्या है, पैसा हमारे पास बहुत है लेकिन पॉल्यूशन इतना है, उससे हमें इतनी सारी डिजीजेस भी हो रही हैं, तो फिर क्या फायदा है, ठीक है। और अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इसी के अंदर, वो भी पब्लिक फैसिलिटीज में ही आएगा, वो है बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज BMI? BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स। एंड जो ये वर्ड है इंडेक्स, ये क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है किसको, हमारे वेट को, हमारे मास को, बॉडी में जो मास है उसको मेजर या कंपेयर करने का काम जो है, यानी ये इस वर्ड का मतलब है, इंडेक्स का मतलब है कंपेयर। तो व्हाट इज BMI? BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स। इसमें हम अपने बॉडी के वेट को मेजर करते हैं, कैसे, हाइट और वेट में। हाइट हमारी मीटर स्क्वायर्स में रहती है, वेट हमारा केजीज में रहता है। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, तो उससे पहले हम ये जानेंगे कैलकुलेट करने से, BMI कैलकुलेट करने से पहले, कि फैट और मसल्स में क्या डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 kg का मेरे पास एक स्टोन है और ऑन द अदर हैंड 1 kg कॉटन मैंने ले रखी है। अब जो 1 kg स्टोन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग होगा, वेट होगा, है ये भी 1 kg कॉटन, लेकिन वो क्या है, सॉफ्ट है, वेट उतना नहीं है और फूली हुई है। तो सेम हमारे बॉडी का कॉन्सेप्ट भी वही है कि जो फैट है वो हमारे शरीर में क्या है, चर्बी है, जो हमारे शरीर को फुलाती है, ठीक है। तो उसकी क्वांटिटी हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए, और हमारे जो मसल्स है वो स्ट्रांग होने चाहिए, सेम स्टोन की तरह, जैसे यहाँ पे स्टोन और कॉटन का हमने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं हाउ वी कैलकुलेट BMI, तो BMI को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, BMI कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है वेट अपॉन हाइट, वेट इन केजीज। एंड जो हमारा फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, BMI कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो रहेगा वो है वेट, जो हमारा केजीज में रहेगा, केजी में, एंड हाइट जो हमारी मीटर स्क्वायर में रहेगी। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं BMI। हमें हमारे वेट, बॉडी का वेट पता होना चाहिए, एंड हाइट हमें एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए, मीटर स्क्वायर्स में हम हाइट को रखते हैं और उससे हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके जो हमारा आंसर आएगा, जो रेशियो निकल करके आएगा, उससे हमें पता चलेगा कि हमारा BMI ठीक है, हम अंडर वेट है या एवरेज है या फिर ओवर वेट है। अब ये कैसे पता करेंगे, उसके लिए भी कोई एक स्केल तो हमें पता होना चाहिए ना, कि मेजर करने के लिए कि ठीक है भाई इतना है तो हम एवरेज हैं, इतना है तो अंडर वेट है, इतना है तो ओवर वेट है। उसके लिए कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज ऑफ BMI। अगर हम बात करें कि अगर हमारा 18 बिलो 18 है, 18 या 18 से कम है, तो यानी हम अंडर वेट की कैटेगरी में आएंगे, अंडर वेट की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। अब जब हम अंडर वेट की कैटेगरी में आएंगे, 18 में हम अंडर वेट कैटेगरी में आ रहे हैं, और अंडर वेट का मतलब है कि हमें बहुत सारी डिजीज को फेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी डिजीजेस फेस करनी पड़ सकती हैं, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, लो इम्यूनिटी रहेगा। अब जब लो इम्यूनिटी रहेगा तो बार बार हमको ऐसा फील होगा कि हमें डिजीजेस प्रॉब्लम्स हैं, हमें बार बार डिजीज होंगी, ठीक है। और अगर हमारा वेट अबव 18 to 25 है, देन वी आर एवरेज। तब हम कह सकते हैं यस कि वी हम हेल्दी पर्सन में हमारी काउंटिंग हो सकती है, तब हमें एनर्जेटिक भी हम फील करेंगे, डिजीज फ्री भी रहेंगे। लेकिन अगर हमारा वेट 25 to 30 के बीच है, देन वी आर ओवर वेट, तब यहाँ हम ओवर वेट है। और अगर हम बात करें 30 to 35 के बीच में, तब तो हमें सोचने का विषय आ जाएगा, क्योंकि ओबेस कहलाएंगे फिर हम। ओबेस मीन्स ज्यादा मोटापा,
ठीक है, उस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए सोचने का विषय बन जाएगा। और अगर ओवरवेट में मैं बात करूं तो ओवरवेट में हमें प्रॉब्लम्स जो रहेंगी, डिजीजेस जो रहेंगी, वो डिप्रेशन का शिकार हम हो सकते हैं, हमें हार्ट अटैक प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटिक रिलेटेड या हाई ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम रह सकती है। तो यहाँ पे इन कैटेगरीज से हमें पता चल सकता है कि ठीक है, मतलब हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि वी आर अंडरवेट और एवरेज और ओवरवेट या ओबेस। तो उसे इन कैटेगरीज में जाने के लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए, बीएमआई का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम बीएमआई निकालते हैं। तो वो हमारा रहता है वेट अपॉन हाइट, यानी वेट का जो हम डिवाइड करते हैं वो हाइट से करते हैं, देन इन दोनों को जो डिवाइड करके रेशियो आएगा वो इन नंबर्स के अकॉर्डिंग, इनके बिटवीन जो नंबर हमारा आएगा रेशियो में, तो उसको हम वहां से ये पता करेंगे कि हम अंडरवेट हैं, एवरेज हैं, ओवरवेट हैं, या हमें प्रॉब्लम्स, फिर उससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ठीक है हमारे शरीर में इस चीज़ की कमी है या हम बिल्कुल हेल्दी पर्सन में हमारी काउंटिंग है। तो बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स। तो चलिए एक बार हम एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं बीएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, वेट हमें दिया है 60 kg और हाइट हमें दी है 2 मीटर। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, वेट अपॉन हाइट, हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वेट हमें दिया है 60 kg और हाइट हमें दी है 2 मीटर। अब 2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 4 हो जाएगा और फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या रहेगा हमारा, 15 मीटर। अंडरवेट कैटेगरी में हम आएंगे, तो यानी यहाँ हमें सोचना है, यहाँ पे हमें बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि रेस्पिरेटरी से रिलेटेड हो सकता है, बहुत ज़्यादा लो इम्यूनिटी फील होगा। क्यों, क्योंकि हम अंडरवेट हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2, उसमें हमें वेट दिया है 80 kgs एंड हाइट हमें दी है 2 मीटर। तो अब इसको भी हम सेम फॉर्मूले से, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो वेट हमें दिया हुआ है 80, हाइट हमें दी है 2 मीटर, 2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 20, यानी 20 हमने पढ़ा था अबव 18 है तो हम एवरेज है, यानी यहाँ हमें हेल्थ इश्यूज नहीं है, हम एनर्जेटिक फील करेंगे और डिजीज फ्री रहेंगे। आते हैं एग्जाम्पल 3 पे, जिसमें हमारा वेट कितना है 80, हाइट हमें दिया है 1.78। अब आपको 1.78 का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है हाइट वेट अपॉन हाइट। तो वेट हमारा 80 है और हाइट हमारी 1.78 है। तो जब हम 1.78 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 3.2 हो जाएगा इसका स्क्वायर 1.78 का, और 3.2 से हमें 80 का डिवाइड करना है तो हमारा 25 आ जाएगा, एंड 25 मीन्स वी आर ओवरवेट। तो यहाँ पे हम ओवरवेट कैटेगरी में आएंगे। यहाँ हमें डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड डिजीज हो सकती है, डिप्रेशन के शिकार हम हो सकते हैं, या फिर हार्ट से रिलेटेड भी डिजीजेस हमको हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बीएमआई कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है, और कैटेगरीज कौन कौन सी कैटेगरीज में हम आते हैं। तो ये अंडरवेट हो गया, ये आपका एवरेज हो गया, और ये आपका ओवरवेट। तो इस तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं बीएमआई को। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR, Human Development Report, and is published by UNDP, United Nations Development Program. It is the best method to measure development. So these development are categorized by on the 3 criterias: life expectancy, living standard, per capita income, health status, life expectancies, and educational level of people और years of schooling. Okay, तो
HDI considers public health, education, poverty level, inequality, and environment aspects to measure human development. And then last topic is sustainability of development. Sustain word से आप समझिए क्या है, ठीक है। ये क्या है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, इससे हम समझेंगे, हमने अभी तक पढ़ा था कि सस्टेन मीन्स सरवाइव कर जाना, ठीक है। अब वो सस्टेनेबिलिटी बनी रहना फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए, कैसे कि अब कोई भी चीज है इनहेरिटेड है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जो जमीन है वो मेरे फादर इन लॉस, मतलब मेरे फादर की, उनके मतलब चली आ रही है, ठीक है, इनहेरिटेड है। अब सेम ऐसे ही, और वो हमें अपने फॉर फ्यूचर यूज के लिए सेव भी करना है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज का हम यूज बहुत फास्टर रेट पे कर रहे हैं, और नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उन वो लिमिटेड है, ठीक है। उनका यूज तो हम कर रहे हैं बट वो लिमिटेड है, तो हमें आने वाले जनरेशन के लिए भी तो सेव करके रखना है। एक तरीके से सोच लीजिए, हमने अपने बच्चों के लिए उनसे चीजें उधार ली है, और जब हम किसी से चीजें बोरो करते हैं तो वो हमें एक टाइम पे वापस करनी है, होती है, करते हैं ना। तो हमें जो ये रिसोर्सेज का यूज है वो बहुत संभाल करके करना है, क्यों, फॉर द फ्यूचर यूज। अब ये भी नहीं है कि फॉर फ्यूचर के लिए हमें सेव करना है तो हम अभी यूज ना करें, कि पानी का बिल्कुल यूज ही नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारी नीड्स भी पूरी हो जाए और हम उसको सेव भी कर सके। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है फॉर द जनरेशन, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर कंजप्शन के लिए हमें चीज़ों को उस तरीके से यूज करना है, क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड वाटर इन इंडिया, ग्राउंड वाटर हम तेजी से यूज कर रहे हैं, पर प्रोसेस रेन की वजह से क्या होता है, बारिश आई, वापस से ग्राउंड लेवल बढ़ा और हमने उसको क्या किया, दोबारा से पानी हो गया, वो साइकिल चेन बनी चली आई, ठीक है। लेकिन जो अगर हम ऑयल, क्रूड ऑयल की बात करें, तो अगर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हम देखें लास्ट 50 ईयर्स तक है बस, उसके बाद क्या है, हम कैसे यूज करेंगे। तो हमें रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए अकॉर्डिंग हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग, लेकिन फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सोच करके चलना चाहिए। अब ये नहीं कि पानी खुला है तो वो खुला ही है ना, कि अरे हो रहा है वेस्ट, होने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, कौन उठ करके जाए टैप को बंद करने। तो ये हमें नहीं करना है, अपने नीड्स के लिए हमें रिसोर्सेज का यूज करना है, एंड आफ्टर उसके बाद हमें चीज़ों को सेव करना है। तो यही आज हमने इस टॉपिक में पढ़ा, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, और इसी के साथ साथ आज हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आप और आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो से बेनिफिट मिले। थैंक यू।